तो आपको बता दें कि जो आरजेडी है, आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। झारखंड चुनाव से को लेकर आरजेडी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 40 लोगों को नाम इसमें है। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव भी स्टार प्रचारकों में है, तेजस्वी यादव भी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, तेज प्रताप यादव, डॉक्टर रामानंद यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, भोला यादव, ललित कुमार यादव, प्रोफेसर चंद्रशेखर, अर्जुन राय, रितु जायसवाल, आलोक कुमार मेहता, भूदेव चौधरी, डॉक्टर रामचंद्रपुर, अभय कुशवाहा, शिवचंद्र राम, जितेंद्र कुमार राय, संजय कुमार गुप्ता, कांति सिंह, जावेद इकबाल अंसारी, उदय नारायण चौधरी, सीवीटी सीमा हेम्ब्रम, तनवीर हसन, फैयाज अहमद, कारी सोहेब, शक्ति सिंह यादव, समीर कुमार महासेठ, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है, दो नाम है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, बावजूद इनके उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन कई दिनों से मीडिया से दूर, राजनीति से दूर रह रहे तेज प्रताप यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एक सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश जी यहाँ पर बताया, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है आरजेडी ने। इसमें जो 2-3 नाम है बड़े चौंकाने वाले, एक तेज प्रताप यादव, एक लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव को शायद इसीलिए बेल मिली थी क्योंकि उनकी तबीयत तो खराब थी, बावजूद इसके स्टार प्रचारकों में उनका नाम है। तेज प्रताप यादव बड़ा चौंकाने वाला नाम है। देखिए, ये इसमें चौंकाने वाला कोई नाम मैं नहीं मानता, क्योंकि जब भी आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट होगी तो इनके नाम होना स्वाभाविक है और इसमें कोई चौंकने वाली बात है नहीं कि जब भी स्टार प्रचारक होता है और वो किसी भी पार्टी का होता है तो जो उसके प्रमुख नेता होते हैं उन सबका नाम होता है। उसमें से कई आते हैं, कई नहीं आते हैं। लेकिन दिलचस्प है कि झारखंड में 6 सीट, 40 स्टार प्रचारक, तो और क्या बात हो सकती है। तो ये 40 स्टार प्रचारक उन 6 सीटों पर जो है अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। हो सकता है कुछ सहयोगी दलों के जो सीटें हैं वहाँ पर भी जाकर प्रचार करें। तो ये एक प्रक्रिया है चूँकि स्टार प्रचारकों की, तो ये उसी के तहत किया गया है। लेकिन जो बात आरजेडी के लिए आप कह सकते हैं कि कही जा सकती है कि झारखंड में उसने अपनी किरकिरी खुद करवा ली है। जिस तरह से रूठा फिर माना, फिर रूठा फिर माना, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि रूठा ही क्यों था। और एक बात और भी दिलचस्प है कि एक बात जो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का कोई बॉस है तो वो हेमंत सोरेन ही हैं। वो जो कहेंगे वो हर दल को, बाकी सहयोगी दल को मानना पड़ेगा। इसमें अब कहीं कोई संदेह जो है वो बच नहीं गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक तरह से रांची में डेरा डाल दिया था और इसके बाद संभावना थी कि चूंकि खुद तेजस्वी यहाँ पर हैं तो वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे तो कुछ एक सीटें वो अपनी बढ़वा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, पिछली बार 7 सीटें थी और इस बार तेजस्वी यादव जब आए अभी तक सिर्फ 6 सीट पर ही उम्मीदवार घोषित कर सकी है आरजेडी पार्टी। अगर आप ये देखिए कि हुसैनाबाद है, विश्रामपुर है, चतरा है, कोडरमा है, देवघर है और गोड्डा है, ये जो है आपको 6 सीटें उन्हें मिली हैं। अब इसी पर उन्हें चुनाव लड़ना है। पिछली बार जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो चतरा में उन्हें जीत मिली थी और बाकी सीटों पर जो है वो हार गई थी। लेकिन ज़्यादातर सीटों पर उसने फाइट अच्छी दी थी, बरकट्ठा को छोड़कर तो उनकी फाइट अच्छी थी। हालांकि छतरपुर में भी उनकी हार जो है वो बड़ी थी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो छतरपुर की सीट है इस बार आरजेडी ने छोड़ दी है, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक उस पर उम्मीदवार आया नहीं है और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद वहाँ से कांग्रेस अपना कैंडिडेट दे। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आरजेडी की झारखंड में जो है वो किरकिरी हुई और इसके लिए किसी और से ज़्यादा खुद आरजेडी ही जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपको इंडिया ब्लॉक में ही चुनाव लड़ना था और आपको आखिरकार मान ही जाना था तो फिर जितनी सीटें मिली थी उस पर जो है संतोष करना चाहिए था, क्योंकि 11 सीटें जब घोषित हुई थी तो आरजेडी और
CPI-ML को दी गई थी और उसी के अनुसार जो है आपको सीटों का बंटवारा करना था, जो है CPI-ML से बातचीत करके अपनी सीटें फाइनल कर सकते थे। लेकिन खैर जो भी हो, अब तो चुनाव है और देखिए कुछ सीटों पर चूंकि RJD का प्रभाव, पलामू की बात कर लीजिए, गोड्डा जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर बात कर लीजिए, और ये जो कोडरमा वाला इलाका है वहाँ पर जो है RJD का प्रभाव दिखता है। और वो इसलिए दिखता है क्योंकि इन सीटों पर कुछ जगहों पर जो है माई समीकरण काम करता है और वैसी ही सीटों पर RJD ने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। देखिए हुसैनाबाद से संजय प्रसाद सिंह यादव हैं, 2 बार के विधायक हैं, वो इस बार जीतने के लिए जो है वो लड़ना चाहेंगे। सामने जो अभी वर्तमान विधायक हैं कमलेश सिंह, इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें कुछ बागियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है संजय प्रसाद सिंह यादव के लिए एक अवसर हो सकता है। दूसरी तरफ सत्यानंद भोक्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उनकी बहू जो है रश्मि प्रकाश वो चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने जो है जनार्दन पासवान है। तो ये सीट जो है वो बराबरी है, कांटे के मुकाबले में है और कोई भी जीत हासिल कर सकता है। इसी तरह से विश्रामपुर की सीट भी एक टाइट फाइट वाली सीट है। कोडरमा से सुभाष यादव को उतारा गया है, बड़े नेता हैं RJD के, तो वो वहाँ से मुकाबला करेंगे। पिछली बार भी यहाँ पर कोडरमा में नीरा यादव से RJD की जो फाइट हुई थी वो बहुत क्लोज हुई थी, तो इस सीट पर भी उसकी नज़र होगी। देवघर सीट भी 2500 वोटों से RJD हारी थी और गोड्डा 4500। तो जो सीटें उसे मिली हैं वो सब कांटे के मुकाबले वाली सीट मिली है और अगर ये स्टार प्रचारक जो घोषित हुए हैं वो अपना काम कर दें तो फिर समझिए कि RJD के लिए इस बार जो है परफॉर्मेंस सुधर सकता है। अगर ये पूरी ताकत झोंकते हैं और जनता को कन्विंस कर पाते हैं तो फिर इन सीटों पर बहुत नज़दीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पर। देखिए बार बार ये हो रहा है कि किरकिरी करा ली गई है और यहाँ पर देखिए 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। यही वजह रही कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से मनोबल हाई किया था इन्होंने अपने जो जितने भी कार्यकर्ता थे, मनोबल एकदम उनका हाई था, जोश हाई था। लेकिन 6 सीटों पर अभी भी एक माले की बात करें तो एक माले की बची हुई सीट है, एक कहा जा रहा है अभी एक सीट और 2 सीटें अभी और बची हुई हैं जिस पर क्या होगा उस पर अभी तय नहीं है, क्योंकि 11 सीटें दी गई थी इन लोगों को। तो अगर उनको 11 सीटें दी गई थी तो 6 पर RJD ने उम्मीदवार घोषित किए, माले ने 3 किए, जिसमें धनवार जो है वो कॉमन हो गया क्योंकि वहाँ से JMM ने भी दे दिया। इसका मतलब वो सीट जो है उन 11 सीटों में शामिल नहीं था धनवार। तो अभी जो घोषणा हुई है वो 8 सीटों पर एक तरह से हुई है जो कि RJD और CPI-ML के खाते में है। तो अभी भी 3 सीटें जो है बची हुई हैं, उसमें से एक बगोदड़ सीट तो आप मानकर चलिए कि वो माले के खाते में जाएगा और वहाँ से विनोद सिंह खुद चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरह से आप देखिए कि ये 9 सीट हो गई। अब जो 2 सीट बची है वो कौन सी सीट है और उस सीट पर किसका प्रत्याशी होगा? क्या वहाँ पर CPI-ML का प्रत्याशी होगा या फिर उसमें से एक का बंटवारा होगा RJD और CPI-ML के बीच में? ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए बात ये भी आ रही है कि क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ क्योंकि अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, तो ऐसे में क्या जो अगर एक सीट की बात करें तो एक सीट पर इतना भी मंथन चल रहा है या फिर 6 सीट पर ही काम चलाएगी RJD? और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आपने देखा था लोकसभा चुनाव में किस तरह से स्टीयरिंग पकड़ी थी बिहार के अंदर गाड़ी की, तो कहा जा रहा था कि भाई तेजस्वी यादव ही स्टीयरिंग संभाल लें बिहार के अंदर। यहाँ पर वो स्टीयरिंग संभालने के लिए नहीं दी गई, उनको कहा कि आप पीछे बैठिए जी और हम चला रहे हैं गाड़ी। हेमंत ने कहा कि हम गाड़ी चला रहे हैं, आप बस बैठे रहिए और जो हो रहा है उसको देखते रहिए। ये बात मैंने कहा कि यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन के बॉस हेमंत सोरेन ही हैं और वो जैसा चाहेंगे उसी तरह से बंटवारा होगा। उसी तरह से जैसे कि RJD ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में किया था कि कई बार जहाँ कांग्रेस को पता नहीं था वहाँ भी उम्मीदवार घोषित कर दिए थे
थे कई कुछ सीटों पर, तो इसीलिए वहाँ पर आरजेडी की चलती है। वहाँ इंडिया गठबंधन के जो बॉस हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं। वहाँ आरजेडी का बोलबाला है, तो वहाँ स्टीयरिंग आरजेडी जो है वो संभालती है, वो चलाती है गाड़ी। और जहाँ तक झारखंड की बात है, यहाँ जेएमएम का दबदबा है, जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं, तो नेचुरली जो स्टीयरिंग है उनके हाथों में ही होगी। जब राज्य की स्टीयरिंग उनके हाथों में अभी है, तो फिर गठबंधन की स्टीयरिंग क्यों नहीं होगी? तो इसीलिए यहाँ स्टीयरिंग बिल्कुल हेमंत सोरेन के हाथ में ही है झारखंड में। लेकिन मेरा यही कहना है कि आरजेडी को जब ये बातें पता थी कि स्टीयरिंग जेएमएम के हाथों में है, तो इस तरह से जो आप कहते हैं कि रूठने की ज़रूरत नहीं थी या हट की बात नहीं थी कि मैं इतनी सीटों पर लड़ूंगा, क्योंकि आपको पता था कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर आप बहुत लंबे समय से नहीं रहते हैं, अब चूँकि बिहार से अलग हुए झारखंड को 24 साल हो गए हैं, तो आप शुरुआत में देखिए कि आरजेडी को अच्छी संख्या में यहाँ पर सीटें आ जाती थी। 2005 में भी जो है मुझे लगता है कि 7 सीटें आई थी, फिर 5 हुई और फिर 2014 में आकर साफ हो गई और 19 में 1 सीटें। तो धीरे धीरे जो है उनका ग्राफ नीचे गया है झारखंड बनने के बाद। तो ये बातें जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना चाहिए और इसीलिए ये तय था कि जो सीटों का बंटवारा होगा और उन्हें जो सीटें दी जाएंगी उसी पर उन्हें लड़ना होगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको नेताओं की भी ज़रूरत होती है। तो वो इतना आसान नहीं था कि आप 15 और 17 सीटों पर चुनाव लड़ जाएं, जैसा कि मनोज झा ने पहले दिन आकर यहाँ पर कहा था रांची में। लेकिन ये बातें संभव नहीं थी, क्योंकि 15 और 17 सीटों की आप बात करें और जीतने की बात करें तो ये तो 2000 के वक्त भी ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये डेंट ही हुआ इंडिया ब्लॉक को, कि ये लगा कि हाँ गठबंधन की पार्टियों के बीच जो है वो समन्वय की कमी दिखी है। देखिए जेएमएम और कांग्रेस में वो समन्वय दिख रहा है, वहाँ पर कोई भी बातें सतह पर नहीं आ रही हैं, सामने नहीं आ रही हैं, वो अंदर खाने बैठकर सारी बातचीत हो रही है। तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर जब आप देखते हैं कि बाकी दलों के साथ, तो आरजेडी का रूठना या धनवार पर जिस तरह से जेएमएम ने भी कैंडिडेट दे दिया, सीपीआईएमएल ने भी कैंडिडेट दे दिया, तो ये चीज़ें एक संदेश तो जाती ही हैं कि हाँ बहुत एका जो है वो नहीं है। लेकिन खैर ये चुनाव है, चुनाव में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती रही हैं, पास्ट में भी ऐसा होता है। और फिर अल्टीमेटली देखिए जो पोस्ट अलायंस होता है वो ज़्यादा आसान होता है। प्री में जब आप अलायंस कर रहे होते हैं तो उस समय कई चुनौतियाँ होती हैं, कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, आपको अपने कार्यकर्ताओं को भी असंतुष्ट नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर चुनाव तो आखिर कार्यकर्ता ही लड़ता है। तो इसीलिए उनकी ज़रूरत आपको होती है। तो कई बार कार्यकर्ताओं का दिल रखने के लिए भी पार्टियां इस तरह से करती हैं एक होमवर्क के तौर पर कि मैं ज़्यादा सीटों पर दावा कर रहा हूं और हम ज़्यादा सीटें लेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। मुझे लगता है कि शायद आरजेडी की यही रणनीति थी, क्योंकि बाकी तो और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा एक चीज़ एक बार फिर से इस लिस्ट पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो आपको क्या लग रहा है इन लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं, 40 नाम दिए गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये प्रभाव दिखा पाएंगे? क्योंकि बिहार की बात करें तो वहाँ का समीकरण कुछ और है, लेकिन यहाँ की बात करें यहाँ का परिवेश कुछ और है। तो क्या लग रहा है ये 40 नाम जो है कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए जिन सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है उन सीटों का समीकरण आप देखेंगे तो वो आपको बिहार वाला ही समीकरण ऑलमोस्ट दिखेगा। जो माई समीकरण की हम बात करते हैं वो यहाँ पर दिखता है। और ज़्यादातर उन क्षेत्रों में आप देखेंगे जो कि बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहाँ पर जो है आरजेडी ज़्यादातर जगहों पर जो है वो चुनाव लड़ रहा है। चाहे आप हुसैनाबाद की बात कर लीजिए, चतरा की बात कर लीजिए, तो ये सारे जगह आपको सीमावर्ती हैं झारखंड और बिहार के, जहाँ पर कि बिहार का कल्चर भी कई जगह जो है अभी भी प्रिवेल करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हीं सीटों पर उसकी पकड़ अब रह गई है और इसीलिए जो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं
नहीं लगेगा कि उनके लिए कि इक्वेशंस बिल्कुल अलग हैं। वो माई समीकरण का जो इक्वेशन है वो उनके साथ है और उनको उम्मीद होगी कि जो हेमंत सोरेन का चूँकि साथ है तो जो एसटी वोटर्स का एक हिस्सा है उनकी तरफ आएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आरजेडी लड़ भले 6 सीटों पर रही है, लेकिन उन 6 के 6 सीटों पर वो मुकाबले में होगी और बीजेपी को कड़ा मुकाबला देगी। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आपको बता दें कि भाई स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है आरजेडी ने जारी कर दिया। आपको नाम भी मैंने बताया कि क्यों कौन कौन से नाम उसमें शामिल हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो स्टार प्रचारक हैं वो स्टार प्रचारक झारखंड के अंदर ये जो स्टार प्रचारक हैं कितना दमखम दिखा पाते हैं और जो 6 सीटों पर आरजेडी ने फिलहाल अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन उम्मीदवारों को वो कितना मतलब इन स्टार प्रचारकों के आने से कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।